कि ये जो जंग हुई और जंग पर विराम लगाने पर जो हस्ताक्षर हुआ है, इसमें कौन जीता है, कौन हारा है? ईरान चाहता है कि ये जंग का मामला खत्म हो। जब से उनका रेवोल्यूशन शुरू हुआ है, उनके ऊपर सैंक्शंस लादे गए हैं। उनकी पूरी इकोनॉमी कमजोर हो चुकी है। जहां तक हॉर्मुज का सवाल है, मुझे नहीं लगता कि वहां कोई अड़चनी आएगी। इतनी बड़ी सुपर पावर है एम्बेसडर अहमद, अमेरिका चाहे तो इजराइल को ठिकाने नहीं लगा सकता। ये नहीं बोल सकता नहीं, कि हम समर्थन बंद कर देंगे, नहीं, चुपचाप लाइन पर आओ। कि डोनाल्ड ट्रंप जंग में शामिल नहीं होना चाह रहे थे, लेकिन नेतन्याहू का एक अपना खास जादू है। वो जानते हैं किस तरह जो उनका मतलब है वो पूरी तरह हासिल करें। न्यूक्लियर वेपन का जो सबसे गहरा असर था वो था कोल्ड वॉर में, जब दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन ऐसा था कि वो एक दूसरे को खत्म कर सकते थे। तो एक वो स्ट्रेटेजिक डेटरेंट था। लेकिन आजकल हम नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, मिसाइल्स हैं, ड्रोन हैं, टेररिस्ट एक्टिविटी है, सबवर्जन है। जैसे इजराइल ने इतने सारे लोगों को इंटेलिजेंस के जरिए असैसिनेट कर दिया, टारगेटेड असैसिनेशन कर सकते हैं। नमस्कार, डबल चेक में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। ईरान और अमेरिका के बीच में शांति समझौता हो गया, बहुत सारे बिंदुओं पर हस्ताक्षर हो गए। एक बात यह कही जा रही है कि इस जंग के बाद अब शांति को जो मौका देने के लिए हस्ताक्षर किए गए हैं, उसमें किसको क्या हासिल हुआ, यह जंग करके क्या हासिल हुआ। आप और हम सब जानते हैं, जंग से कभी कोई जीतता नहीं है, विजेता नहीं निकलता उसमें से। लेकिन फिर भी इन परिस्थितियों में क्या ईरान ने अपने हक के लिए ज्यादा निकाल लिया इस पीस डील में, और अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप के चलते जो कह रहे थे कि सब कुछ मैंने तबाह कर दिया है, क्या सही मायने में वो कुछ जीत भी पाए हैं, या एक लंबे फहरिस्त जो है अमेरिका की, जिसमें वो अलग अलग जंग लड़ती है और कुछ खास हासिल नहीं कर पाती, ये उसमें उस फहरिस्त में एक और नाम जुड़ गया है। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए हैं एम्बेसडर तलमीज अहमद। आप इंडिया फॉर्मर ऑनवॉय टू सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान रह चुके हैं। आपने एक किताब लिखी है, वेस्ट एशिया एट वॉर, रिप्रेशन, रेजिस्टेंस एंड ग्रेट पावर गेम्स। और मुझे नहीं समझ में आता कि आपसे बेहतर कोई और हो सकता है जो कम से कम इस इलाके के बारे में हमको विस्तार से बताए, और ये जो हुआ है इसमें अफेक्टेड पार्टीज को किस तरीके से देखा जाए और जाना जाए, उसमें और आपसे बेहतर और कोई नहीं बता सकता। एम्बेसडर अहमद, आपका बहुत बहुत स्वागत डबल चेक में। देखिए, पहली बात जो हमको याद करनी चाहिए वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जंग में शामिल नहीं होना चाह रहे थे, लेकिन नेतन्याहू का एक अपना खास जादू है। वो जानते हैं किस तरह जो उनका मतलब है वो पूरी तरह हासिल करें। और वो 11 फरवरी को जो उनकी मुलाकात हुई डोनाल्ड ट्रंप के साथ व्हाइट हाउस में, उन्होंने अपना जादू पूरी तरह से उस टाइम उन्होंने पूरी तरह से उसकी आजमाइश की। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को परसुएट कर दिया कि ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम में शामिल है और उसने बहुत ज्यादा डेवलपमेंट किया है न्यूक्लियर। उन्होंने ये भी बताया कि मैं पहले दिन मैं उनके पूरे टॉप लीडरशिप को खत्म कर दूंगा, फिर वहां रेजीम चेंज हो जाएगी, एक नई गवर्नमेंट आएगी, उस गवर्नमेंट के साथ हम काम कर सकेंगे और आप डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के सबसे बढ़िया प्रेसिडेंट माने जाएंगे। आपका स्टेटस इब्राहिम लिंकन से भी ऊपर हो सकता है ना। डोनाल्ड ट्रंप ही वो उनका जो ईगो है वहां पे उन्होंने अपना बटन दबाया। डोनाल्ड ट्रंप के एक अजीब अपनी खास शख्सियत है। वो अपने आप को एक बहुत ही बड़ा स्टेट्समैन और मिलिट्री लीडर समझते हैं। वो अपने आप को कभी ऑगस्टस सीजर समझते हैं, कभी जनरल पैटर्न समझते हैं, जनरल मैक्सवेल समझते हैं। कभी इसी तरह उनके इशारे होते हैं, कभी इस तरह अकड़ के खड़ा होना, कभी उस तरह। और जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, मैं उसको खत्म कर दूंगा, उसको नष्ट कर दूंगा, एनाइलेट कर दूंगा, ये किसी तरह के एक किसी प्रेसिडेंट को ऐसे अल्फाज शोभा नहीं देते। लेकिन नेतन्याहू ने उनको शामिल कर दिया। अब उनका पहले था रेजिम चेंज करेंगे। वो
आपको शुरू से मालूम पड़ गया कि वहां ये 40 लोग मारे गए, उसमें जनरल्स भी थे, पॉलिटिकल लीडर भी थे, न्यूक्लियर साइंटिस्ट भी थे, लेकिन ईरान में बहुत ज्यादा डेप्थ है और उस वजह से वो इतना सख्त हमला उनके ऊपर हुआ, फिर भी वो लेट नहीं गए, उन्होंने अच्छी तरह जवाब दिया। ये इसके बारे में हमको पहले से इंफॉर्मेशन नहीं थी कि उनके पास मिसाइल्स हैं इस तरह की, उनके पास ड्रोन्स हैं, और उन्होंने इनका अच्छी तरह इस्तेमाल किया। और जब भी इजराइल और अमेरिका ने कहा कि हम उनके मिसाइल को के पूरा हम उसको खत्म कर चुके हैं, उन्हीं की इंटेलिजेंस उनको बताती थी कि 70% अभी तक है उनके पास, यानी कि उनके पास लंबा स्टेइंग पावर है। तो मैं अब आप कहूंगा कि 2-2.5 महीने हो चुके हैं कि ईरान ने जब उनके ऊपर हमला हुआ, बिल्कुल नाजायज हमला हुआ, वो तो बातचीत में लगे हुए थे, उन्होंने कभी किसी को थ्रेटन नहीं किया, न्यूक्लियर इशू पे डिस्कशन हो रहा था, लेकिन ये तीसरी दफा उनके साथ धोखा हुआ और जब बातचीत करते समय उनके ऊपर हमला हुआ, और वो सख्त हमला हुआ। मैं कहूंगा कि उनके टॉप लीडर्स का इंतकाल हो गया इसमें, लेकिन जिस तरह से उन्होंने जवाब दिया। फिर मैं एक और बात आपको दोहराना चाहूंगा, वो है कि उन्होंने हॉर्मुज बंद कर दिया, उसका असर पूरे दुनिया पे हुआ। इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल तैयार नहीं थे। फिर उन्होंने सिस्टमैटिकली, ईरान ने सिंबॉलिक टारगेट्स गल्फ पे किए, ताकि कि गल्फ कंट्रीज जहां अमेरिकी फौज मौजूद है, गल्फ कंट्रीज वहां एक मैसेज पहुंचाए वॉशिंगटन में कि ये हमला तो हमारे ऊपर हो रहा है। तो इस वजह से जो उन्होंने स्ट्रेटेजिकली अपने आप को प्रोटेक्ट किया, एक तो मिसाइल और ड्रोन, हॉर्मुज को बंद करना, और जीसीसी के ऊपर सिलेक्टेड टारगेटिंग करना। तहस नहस नहीं हुआ जिस तरह अमेरिका ने पहले अफगानिस्तान और इराक में किया था, वहां आधे मिलियन लोग मारे गए थे, लेकिन इस टाइम बहुत सिलेक्टिव 15-20 लोग मारे गए हैं, बहुत ही सिलेक्टिव टारगेटिंग, और कोई ऐसा हमला नहीं किया जिसमें किसी देश को लगे कि मेरे ऊपर बहुत ही गहरा नुकसान हुआ है। कतर ने कहा है कि उनके एक फैसिलिटी है गैस की, जिसमें 3 से 5 साल लगेंगे उसको ठीक करने में। उसके अलावा मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने कोई ऐसा हमला किया ईरान ने जिसका बहुत ही सख्त नुकसान किसी देश के ऊपर हुआ। ये ज्यादातर सिंबॉलिक एक्शन हुआ, और आपने देखा इमीडिएटली वो बिल्कुल जंग का पूरा दौर बदल गया, और आपने देखा कि अब तो वो हॉर्मुज मुद्दा बन गया, जिसके लिए हमारे अमेरिकी और इजरायली तैयार नहीं थे। इजराइल डिडंट केयर, लेकिन अमेरिका क्या बहुत इमीडिएटली असर हुआ। तेल के प्राइस बढ़ते चले गए, लोगों का ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर बहुत नुकसान हुआ। तो कई लोगों ने उनका शिकायत की कि भाई ये आपने क्या शुरू किया है। एम्बेसडर अहमद, देखिए, एक सबसे एकदम सरल सवाल मैं पूछ रहा हूं और मैं जानता हूं उसका जवाब सबसे ज्यादा कठिन है कि ये जो जंग हुई और जंग पर विराम लगाने पर जो हस्ताक्षर हुआ है, इसमें कौन जीता है, कौन हारा है, किसका अपर हैंड, कौन कमजोर दिखा, यहां पर कौन कमजोर बन करके आया? देखिए, मैं नहीं कहूंगा कि ये जीतना और हारना। ईरान चाहता है कि ये जंग का मामला खत्म हो। जब से उनका रेवोल्यूशन शुरू हुआ है, उनके ऊपर सैंक्शंस लादे गए हैं, उनकी पूरी इकोनॉमी कमजोर हो चुकी है, और हर वक्त कुछ ना कुछ उनके ऊपर हमले होते रहते हैं, और उनके ऊपर प्रेशर होता रहता है। इस वजह से उनका जो डोमेस्टिक माहौल है, जाहिर है कि वहां पे लोग बहुत नाखुश हैं। सैंक्शंस का असर होता जा रहा है, उनकी करेंसी बिल्कुल बेकार हो गई है, प्राइसेस बहुत बढ़ गए हैं, शॉर्टेजेस हैं, और जो उनका तेल है वो ठीक तरह से वो बेच नहीं पाते। वो जो सारा दुनिया का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है, उससे भी वो बिल्कुल एक्सक्लूडेड है। तो मैं कहूँगा कि ईरान चाहता है कि हम एक पूरे इलाके में, पूरे वेस्ट एशिया के इलाके में अब अमन आ जाए। बहुत साल हो चुके लड़ाई झगड़े में, और किसी का इसमें फायदा नहीं हुआ। अमेरिका
के पास बहुत हथियार हैं, बहुत तगड़े हथियार हैं, वो बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन मैंने कभी नहीं देखा पिछले 40-50 साल में कि उन्होंने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया। कभी मैंने कोई उनका विजन नहीं देखा, कभी मैंने उनकी कोई स्ट्रैटेजी नहीं देखी। लड़ाई झगड़े में वो जरूर आगे रहते हैं, लेकिन आपको याद है अफगानिस्तान में क्या तहस नहस उन्होंने मचाया, जो कई सालों में भी हम ठीक नहीं कर पाएंगे, लेकिन आखिर उनको अपना सामान बांध के भागना पड़ा ना। अब आप कहेंगे कि उसमें तालिबान जीत गए, लेकिन कितना बड़ा प्राइस देना पड़ता है सबको। इराक में भी यही हुआ कि आपने तहस नहस सारी चीजें आपने खत्म की, लीडर्स को मारा, अवाम को मारा, आपने बमबारी की, पहले दिन में ही 80,000 लोग मारे गए। फिर आपको और फिर आपने आपकी वजह से वहां सेक्टेरियनिज्म आ गया, इस्लामिक स्टेट पहुंच गया, तो आपने एक फंक्शनिंग स्टेट को आपने तोड़ दिया। तो ये जो बात है, अब आप अमेरिका के पास हथियार तो हैं, तो वो कोई भी जंग में जाएंगे शुरू में वो जीतेंगे जरूर, लेकिन क्योंकि उनके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, उनको ये नहीं मालूम कि मैं क्या चाहता हूं इस जंग से, मैं कहां जाना चाहता हूं इस जंग से, वो उनके पास कभी कोई मैसेज नहीं होता। इस वजह से वो हर जगह जहां गए वो खाली हाथ निकले। मैं उसका कोई सेलिब्रेट नहीं करता हूं, क्योंकि जो उन्होंने वहां जो डिस्ट्रक्शन छोड़ के आए, वो कई साल लगेंगे, कई डेकेड्स लगेंगे उसको सही करने में। तो मुझे फिक्र थी ऐसा ही ईरान में होगा, लेकिन नहीं हुआ। यहाँ पे टारगेटिंग बहुत बिल्कुल बारीक टारगेटिंग, मुझे फिक्र इसके बारे में नहीं है। ये जो अग्रीमेंट है, इसको अग्रीमेंट भी नहीं कहना चाहिए, ये है MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अगर आप उनके वो उसमें क्या है, ज्यादातर एक सबसे अहम बात है कि सीज फायर अब शुरू हो गया, और अगले कुछ ही दिनों में वो जो ब्लॉकेड है हॉर्मुज का ईरान की तरफ से, और जो ईरानियन पोर्ट्स का ब्लॉकेड है अमेरिका की तरफ से, वो अब कम हो जाएगा और खत्म हो जाएगा, और 60 दिन तक वहां से बिना किसी फीस के, बिना किसी खर्चे के वहां से शिप आती जाती रहेंगी। लेकिन जो अहमियत जो इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, वो अगले 60 दिन में डिस्कस किए जाएंगे, और उसके बाद एक फाइनल अग्रीमेंट आएगी। तो ये जो इश्यूज हैं, परमानेंट पीस इन द रीजन, न्यूक्लियर इशू, सैंक्शंस, फ्रोजन एसेट्स, ये सब जो इश्यूज हैं, इनको, ये बहुत ही सख्त इश्यूज हैं, ये बहुत कॉम्प्लेक्स इश्यूज है। और मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगा कि अमेरिका में इसकी बहुत सख्त मुखालिफत है। वहां पे एक बहुत पावरफुल ग्रुप है जो ईरान से नफरत करता है, और वो चाहते हैं कि किसी तरह इसको खत्म कर दो, इसको नष्ट कर दो। वो सेलिब्रेट कर रहे थे जब जब जंग शुरू हुई। इजराइल में भी ऐसे लोग हैं, उनके प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं कि जंग बदस्तूर रहे। तो ये 60 दिन में ये एक टेस्ट होगा डोनाल्ड ट्रंप का, कि डोनाल्ड ट्रंप MOU तो ले आए, अपनी जो उन्होंने खुद जंग शुरू की थी वो उन्होंने बंद की, लेकिन क्या वो अमन ला सकते हैं, क्या वो शांति ला सकते हैं? उनके पास अभी तक हमने ना डिप्लोमेटिक स्किल देखे हैं, ना हमने उनकी तरफ से कोई अटेंशन स्पैन देखा है, ना हमने उनकी तरफ से कोई लॉन्ग टर्म कमिटमेंट किसी चीज पे देखा है। वो एक्टिंग करते हैं दुनिया के स्टेज पे, लेकिन कभी उनकी तरफ से कोई खास लॉन्ग टर्म पॉजिटिव रिजल्ट मैंने अभी तक नहीं देखा। आपको याद होगा पिछले साल इन्होंने जबरदस्ती एक सीज फायर एग्रीमेंट कराया था गाजा में जनवरी में, लेकिन 2 ही महीने में नेतन्याहू ने उसको विड्रॉ कर गए, और ट्रंप की तरफ से कोई अल्फाज नहीं निकले शिकायत के। अक्टूबर में उन्होंने एक और एग्रीमेंट की जो यूनाइटेड नेशंस के बाहर है। उन्होंने एक बोर्ड ऑफ पीस बनाया, अपने आप को उन्होंने उसका परमानेंट चेयरमैन बनाया,
उसकी एक बोर्ड की मीटिंग फरवरी में हुई, उसके बाद कभी किसी ने कोई जिक्र ही नहीं किया कि वो एक ऐसी कोई पीस एग्रीमेंट है वहां पे। तो मुझे जरा ये एक घबराहट है कि ये जो प्रेसिडेंट है, इनके पास वो कैपेबिलिटी नहीं है कहीं पीस लाने की, क्योंकि उसमें लॉन्ग टर्म डिप्लोमेसी की जरूरत होती है, कमिटमेंट की जरूरत होती है, कई अलग अलग लोग आपके ऊपर प्रेशर डालते हैं, उससे आपको बचना पड़ता है, आपके ऊपर एक तीर लंबी नजर होनी चाहिए। वो लॉन्ग टर्म विजन का मैंने अभी तक तो कोई एविडेंस नहीं देखा। और सबसे जो मिस्चिवस एलिमेंट है इसमें, वो है नेतन्याहू, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल। वो इसकी सख्त मुखालिफत करेगा। वो जानता है किस तरह अमेरिकी पॉलिटिक्स को मैनिपुलेट करना, वो जानता है किस तरह व्हाइट हाउस को मैनिपुलेट करना। तो मैं नहीं कहूंगा कि ये कोई अमन अभी तक आया है, ये एक टेम्परेरी सीज फायर एग्रीमेंट है। और जो बड़े मुद्दे हैं, 5-6 जो बड़े मुद्दे हैं जिनका जिक्र एमओयू में है, उसके बारे में अभी बातचीत शुरू होगी। अब बहुत दूर जाना है हमको। एम्बेसडर अहमद, आपने बहुत विस्तार से समझाया कि अभी जंग बंद करने का ऐलान जरूर हुआ हो, एमओयू जरूर साइन हुआ हो, लेकिन अभी हम अमन से बहुत दूर हैं और 60 दिन बहुत जरूरी हैं, क्योंकि उसमें वो खाका तैयार होगा, वो स्ट्रक्चर तैयार होगा। और उस स्ट्रक्चर को सबसे बड़ी चुनौती आपके हिसाब से इजराइल है। मैं आपसे ही जानना चाहूंगा कि अगर आप थोड़ा सा विस्तार में ये इजराइल कैसे चुनौती है बड़ी, और कैसे अगर अमेरिका चाहे, इतनी बड़ी सुपर पावर है एम्बेसडर अहमद, अमेरिका चाहे तो इजराइल को ठिकाने नहीं लगा सकता, ये नहीं बोल सकता कि हम समर्थन बंद कर देंगे, नहीं, चुपचाप लाइन पर आओ। इजराइल जो बहुत ही एक यूनिक देश है दुनिया में, वो जिस सर्कमस्टेंसेस में वो बनाया वगैरह, उसकी एक अपनी हिस्ट्री है। वो उस हिस्ट्री में जो व्यवहार ज्यूस के साथ हुआ यूरोप में, वो भी शामिल है। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उनके खिलाफ हॉलोकॉस्ट हुआ और 6 मिलियन लोग मारे गए, वो भी उसमें शामिल है। तो जब वो ये लोग वापस आए जूस, और इजराइल का ऐलान किया, वो उनका एक प्रिंसिपल जो है कि हम इस इलाके में किसी और को नहीं स्टेटस देंगे, इक्वल स्टेटस देंगे, ये सिर्फ जूस के लिए है। तो 67 वॉर के बाद उनके पास 2 टेरिटरीज आ गई, वेस्ट बैंक और गाजा और ईस्ट जेरूसलम। वो चाहते हैं वेस्ट बैंक, गाजा और ईस्ट जेरूसलम को मिला के कुछ 7 मिलियन लोग हैं पैलेस्टीनियन, और इजराइल की आबादी 6.5 मिलियन है। यानी कि उसी इलाके में एक इजराइल स्टेट है जिसका लीगल स्टेटस है, और 3 ऑक्यूपाइड टेरिटरीज हैं। लेकिन 3 ऑक्यूपाइड टेरिटरीज की पॉपुलेशन इजराइल से बढ़ती जा रही है। अब इजराइल ने न तो उनको, अभी बात कई सालों से हो रही है कि 2 स्टेट बनाओ आपस में साइड बाय साइड, एक पैलेस्टीनियन स्टेट और एक इजराइल, स्टेट ऑफ इजराइल जो अभी है। जो ऑक्यूपाइड टेरिटरीज है उनको मिला के एक स्टेट बना दो। उसमें कई डिटेल्स हैं, लेकिन उसको हम सुलह कर लेंगे, अग्रीमेंट इन प्रिंसिपल अगर हो गई। लेकिन इजराइल का कोई भी ऐसा पॉलिटिशियन नहीं है, और कोई ऐसा लीडर नहीं है, रिलीजियस लीडर या नेशनलिस्ट लीडर, जो ये बात को मानने वाला है। तो यही प्रॉब्लम है। अब उनका, देयरफॉर इजराइल ने एक तय कर लिया है कि जंग एक नॉर्मल चीज है हमारे लिए, क्योंकि हम कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है पैलेस्टीनियंस के साथ, तो हमको जंग करना पड़ेगा। तो जाहिर है कुछ महीनों के बाद हर वक्त कुछ ना कुछ होगा हमारे खिलाफ, कोई जंग जरूर होगी। इस जंग में उन्होंने पहले किया कि भाई हमारे खिलाफ कौन है, सीरिया है, इराक है और ईरान है। सीरिया खत्म हो चुका, ईरान खत्म हो चुका, लीबिया खत्म हो चुका। एक जो देश बचा है इस पूरे इलाके में जिसकी मुखालिफत बहुत गहरी है,
बड़ा देश है। तो इजराइल ने ईरान को अपना जानी दुश्मन बना लिया, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एग्जिस्टेंशियल थ्रेट। जानी दुश्मन एक अच्छी, बहुत ही सिंपल वर्ड है और उसको हम समझ लेते हैं। तो वो जानी दुश्मन है। तो लेकिन उन्होंने अपने आप को, जो अमेरिकी पॉलिटिक्स है वहां उन्होंने अपने आप को बहुत गहराई से अपने आप को एस्टैब्लिश किया है। अमेरिका व्हाइट हाउस में, सेनेट में, कांग्रेस में और मीडिया एस्टैब्लिशमेंट में, बिजनेस में, कोई ऐसा अमेरिका का इलाका नहीं है जहां उनका इन्फ्लुएंस ना हो। तो पिछले 30-40 साल से कैनेडी से आज तक कोई अमेरिकी प्रेसिडेंट नहीं है जो इजराइल को पूरी तरह से सपोर्ट ना करे। और जब से नेतन्याहू आए हैं, वो सबसे होशियार लीडर है इजराइल के। वो जानते हैं किस तरह मैं अमेरिका की पॉलिटिक्स को मैनिपुलेट करूं। वो जानते हैं किस तरह मैं इंडिविजुअल्स को मैनिपुलेट करूं। वो जानते हैं किस तरह मैं अमेरिकी प्रेसिडेंट को इन्फ्लुएंस करूं। कोई अमेरिकन प्रेसिडेंट नहीं है क्लिंटन से लेके आजकल जो उनकी मुट्ठी में न हो। वो कर सकते हैं। तो ये कहना कि भाई एक अमेरिका इतना बड़ा देश है और इजराइल इतना छोटा देश है, बिल्कुल उल्टा मामला है। पूरा इन्फ्लुएंस जो इजराइल चाहता है वो अमेरिका करता है। तो ये एक रियलिटी है और ये हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इसका और अम्बेसडर अहमद, ये इसलिए हुआ है क्योंकि वहां अमेरिका में उन्होंने सत्ता के जो केंद्र हैं उन पर कब्जा किया हुआ है इजराइल। एब्सोल्युटली इस वजह से ये उनको वर्चस्व मिलता है। नहीं, वो पहले जूइश लॉबी थी, अब वो जूइश लॉबी का इस्तेमाल नहीं करते, क्रिश्चियन लॉबी बनाए उन्होंने। उनके पास जूइश बिलियनर हैं, उनका जो गहरा वो फंडिंग है करते हैं प्रेसिडेंट जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं। कोई वहां पे पॉलिटिशियन नहीं है जो जिसकी हिम्मत हो इजराइल को क्रिटिसाइज करे, क्योंकि फौरन उसके खिलाफ एंटी सेमिटिज्म का इल्जाम लगाएंगे और जिसके ऊपर एंटी सेमिटिज्म का इल्जाम पहुंच गया उसका करियर खत्म। या आप पॉलिटिशियन हो, या आप सिनेमा में हो, या आप एक टीचर हो, या आप एक गवर्नमेंट ऑफिशियल हो, आपका करियर खत्म उस दिन। तो इतनी ताकत है इजराइल में। मुझे नहीं लगता कि ये ओवरनाइट खत्म होगी और कोई ऐसा प्रेसिडेंट वहां आएगा जो इजराइल को इन्फ्लुएंस कर सके, उसको मॉडरेट कर सके। वो अभी तक मुझे नहीं दिखाई दे रहा। पर एम्बेसडर अहमद, मुझे ये बताइए कि फिर अगर डोनाल्ड ट्रंप में वो कुवत नहीं है, जाहिर सी बात है, प्रेसिडेंट और जो अमेरिका के हो रखे हैं उनमें वो बात नहीं थी कि वो इजराइल को कंट्रोल करके रख सकें। इतना छोटू सा देश इतना इन्फ्लुएंस कंट्रोल करता है वॉशिंगटन डीसी में। ऐसे में इन 60 दिनों में जो चीज इतने दशकों में नहीं बदली, इन 60 दिनों में कैसे बदल जाएगी? तो समस्या तो ज्यों की त्यों इलाके में, बदलेगा क्या? आपने ये सही सवाल किया और मैं आपसे कहूंगा कि दुनिया भर में यही सवाल उठाया जा रहा है। हम सब इसके बारे में सोच रहे हैं क्योंकि इसके बीच में है डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप जैसी शख्सियत हमने कभी पॉलिटिक्स में नहीं देखी इस ऊंचे दर्जे पे। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में मैंने बहुत कोशिश की उनको समझने की, बहुत किताबें पढ़ी, लोगों से बातचीत की। मैं नहीं कह सकता आपसे कि भाई मेरे कुछ समझ में आया। वो एक ईगोइस्टिकल आदमी है इतने, लेकिन ईगो सबके पास है, लेकिन उनका एक महा ईगोइस्टिकल, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मेगलोमेनिया। अटेंशन स्पैन नहीं है, कमिटमेंट नहीं है, गहराई की बातचीत आप सोचे नहीं, किताब नहीं पढ़ते, कोई जो डेप्थ ऑफ इंफॉर्मेशन, डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग वो अभी तक एविडेंस में नहीं आई है, किसी के समझ में नहीं आई है। वो एक्टिंग ज्यादा करते हैं, बहुत ज्यादा एक्टिंग करते हैं, अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जो कोई रिस्पॉन्सिबल शख्स नहीं इस्तेमाल करेगा, गाली गलौज का इस्तेमाल करते हैं गुस्से में आके। अब ये जो अग्रीमेंट की, ये अग्रीमेंट थी क्योंकि बिल्कुल वो डेस्परेट हो रहे थे कि मुझे अग्रीमेंट चाहिए,
क्योंकि नवंबर में उनके मिड टर्म इलेक्शन होने वाले हैं। तो उनको एमओयू मिल गया, अग्रीमेंट के लिए अब बहुत दूर जाना है। और वो जो मुद्दे हैं वो बहुत ही पेचीदा मुद्दे हैं। और मेरी जो फिक्र है वो यही, मैं फिर से दोहराऊंगा, इजराइल पूरी कोशिश करेगा कि ये अग्रीमेंट सबवर्ट हो जाए। उन्होंने पिछले साल, उनके प्राइम मिनिस्टर ने पहली अग्रीमेंट को उन्होंने नष्ट किया, गजा की अग्रीमेंट में, जनवरी की अग्रीमेंट में। अक्टूबर की अग्रीमेंट के बारे में हम कोई बात नहीं सुन रहे हैं। वो उनका इन्फ्लुएंस ट्रंप के ऊपर इतना था कि वो जो पिछले साल 12 दिन की जंग हुई उसमें वो ट्रंप को ले आए। इस टाइम जो उन्होंने जंग की ईरान के खिलाफ, डोनाल्ड ट्रंप को ले आए। तो वो उनका इन्फ्लुएंस काफी है। और ट्रंप के पास मुझे नहीं लगता, ना मैंने अभी तक देखा है उनके पास इतनी हिम्मत हो कि वो नेतन्याहू से कहे कि मैं तुम्हारी बात नहीं मानता, तुमको मेरी बात माननी पड़ेगी। तो एम्बेसडर अहमद, फर्ज कीजिए कि 60 दिन बाद भी कोई ठोस समझौता ना निकले। फर्ज कीजिए ईरान बोले कि नहीं भैया, मैं अपने तो न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद नहीं करूंगा, मुझे तो आपसे एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, मुझे इजराइल से थ्रेट है। इजराइल अमेरिका की सुने नहीं, हॉर्मूज जो है अभी खुला हुआ है, 60 दिन तक कोई समझौता नहीं हुआ, कोई ठोस, तो फिर दोबारा जंग, दोबारा हॉर्मूज बंद। मुझे नहीं लगता कि जंग की बात होने वाली है। जंग हो चुकी, उसका कोई नतीजा नहीं निकला। अब जो मुझे लगता है आगे क्या होगा, सबसे पहले हॉर्मुज की बात। हॉर्मुज में बहुत ही क्लियरली ईरान ने कहा है कि वो ओमान से बातचीत करके कुछ इंतजामात, वो पेचीदा, वो वहां पे कुछ इंतजाम शुरू करेंगे। जो उस इलाके के देश हैं उनसे बातचीत करके, मुझे उसकी फीस की बात हो रही है कि जो हम सर्विसेज देते हैं उसके लिए कुछ फीस, जैसे पोर्ट फीस होती है, कहीं पे भी आप कोई सर्विस लेते हैं आपको फीस देनी पड़ती है, इसकी बात हो रही है। तो जहां तक हॉर्मुज का सवाल है, मुझे नहीं लगता कि वहां कोई अड़चनी आएगी। लॉन्ग टर्म में सारे जो देश हैं उस इलाके में वो कोशिश करेंगे कि हम कुछ ऑल्टरनेटिव पाइपलाइन, ऑल्टरनेटिव रोड्स, ऑल्टरनेटिव शिपिंग लाइंस वगैरह की बात हो रही है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म का है। शॉर्ट टर्म में मुझे हॉर्मुज का इशू नहीं लगता। बात रही न्यूक्लियर इशू पे। न्यूक्लियर इशू पे याद होगा कि 10 साल पहले ईरान एक अग्रीमेंट कर चुका है। वो अग्रीमेंट के सारे डिटेल्स हमारे पास हैं। उस अग्रीमेंट के लिए 2 साल लगे थे नेगोशिएशन के। तो ऐसा नहीं है कि न्यूक्लियर इशू पे आपको पॉइंट 0 से शुरू करना पड़ेगा। 90%, 95% काम हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप क्या चाहता है? डोनाल्ड ट्रंप चाहता है कि मुझे एक अग्रीमेंट मिले जो मैं कह सकूं कि ये अग्रीमेंट ओबामा की अग्रीमेंट से बेहतर है। अब वो मुझे नहीं लगता कि इतना मुश्किल है। अगर अल्फाज इस्तेमाल करने की ही बात है तो मुझे लगता है कि अग्रीमेंट हो जाएगी। जहां तक मेरा ख्याल है और जो मैंने सुना है अब तक, मुझे नहीं लगता कि ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स का कोई इंटरेस्ट है। न्यूक्लियर वेपन्स का अब तक जो बात हुई है जिसमें इजराइल ने जानबूझ कर कंफ्यूजन किया, वो है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की, कि टेक्नोलॉजी हम मास्टर करना चाहते हैं, वेपन्स की तरफ हम नहीं जाना चाहते। देखिए वेपन्स जो है, ये न्यूक्लियर वेपन क्या है? न्यूक्लियर वेपन एक डेटरेंट होता है। डेटरेंट का मतलब मेरे पास वेपन है तो इस वजह से आप मेरे ऊपर लड़ाई झगड़ा मारपीट नहीं करेंगे। लेकिन उसका जो डेटरेंट वैल्यू है वो तो अब खत्म हो चुका है। इंडिया और पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन है, फिर भी कुछ ना कुछ होता रहता है। नॉन स्टेट एक्टर्स उसमें शामिल हो जाते हैं, सबवर्जन करते हैं, टेररिस्ट एक्टिविटी करते हैं, है ना। जंग कन्वेंशनल वॉर नहीं होता, फिर भी लेकिन कुछ ना कुछ तो होता रहता है। तो न्यूक्लियर इशू, अगर इजराइल के पास वेपन है लेकिन फिर भी कितने सालों से उनके कुछ ना कुछ हो रहा है, नॉन स्टेट एक्टर्स वहां हैं, स्टेट एक्टर्स भी हैं। न्यूक्लियर वेपन कोई जंग रोक नहीं पाता। न्यूक्लियर वेपन का जो सबसे गहरा असर था वो था कोल्ड वॉर में, जब दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन ऐसा था कि वो एक दूसरे को खत्म कर सकते थे। तो एक वो स्ट्रेटेजिक डेटरेंट था। लेकिन आजकल हम नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, मिसाइल्स हैं, ड्रोन हैं, टेररिस्ट एक्टिविटी है,
सबवर्जन है। जैसे इजराइल ने इतने सारे लोगों को इंटेलिजेंस के जरिए असैसिनेट कर दिया, टारगेटेड असैसिनेशन कर सकते हैं आपको। तो मुझे नहीं लगता कि ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स में कोई इंटरेस्ट है। ईरान के प्रायोरिटीज अलग है। इकोनॉमिक सैंक्शंस हट जाएं, न्यूक्लियर, उसके बाद हम इकोनॉमिक प्रोग्रेस करें, सोशल कोहिजन करें, एक नॉर्मल स्टेट बन जाएं, और जो हम नॉर्मल स्टेट की हमारी हैसियत है वो रोल हम अदा करें। हम कई बातें करते हैं कई सालों से, चाबहार से लेके हम सड़क ले जाएंगे अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया, रशिया, कोई भी हम प्रोजेक्ट नहीं कर पाए। तो ईरान की सबसे जो प्रायोरिटी होगी वो प्रायोरिटी होगी कि सैंक्शंस हट जाएं, आहिस्ता आहिस्ता सैंक्शंस हट जाएं। तो ईरान की तरफ से मुझे कोई ऐसा प्रोवोकेशन नहीं लगेगा, नहीं लगता कि वो अपनी तरफ से कोई ऐसी अड़चनी लगाएगा कि उसमें जो वो चाहता है, क्योंकि सारा बर्डन तो उनके ऊपर है ना। अगर अमेरिका कहे कि हम एग्रीमेंट नहीं करते, मैं घर जा रहा हूं, इसका मतलब सैंक्शंस भी वहीं रहेंगे, हर तरह के सैंक्शन, एसेट्स भी फ्रोजन रहेंगे। ईरान जो चाहता है कि वो जो सैंक्शंस हट जाए, तो वो अपनी तरफ से कोई ऐसी हरकत नहीं करेगा, ना अपनी तरफ से वो कोई ऐसी मांग करेगा जो अमेरिका को नागवार गुजरे। ये मेरी समझ है। लेकिन मुझे फिक्र अमेरिका की नहीं है, मुझे फिक्र है इजराइल की, कि इजराइल कुछ ना कुछ ऐसी मिस्चिफ ना करे जो वहां करते हैं अमेरिका में, क्योंकि अमेरिका के अब इलेक्शन होने वाले हैं, रिपब्लिकन पार्टी है। जो हमने अब तक देखा है, जो उनके जो प्राइमरी चल रहा है, रिपब्लिकन पार्टी के प्राइमरी चल रहे हैं, उसमें जो ज्यादातर जो कैंडिडेट ट्रंप सपोर्ट करते हैं वो दे आर डूइंग वेल, वो जीत रहे हैं प्राइमरी में। तो ट्रंप की जो जोर शोर है रिपब्लिकन पार्टी में वो अभी भी मौजूद है। अगर कोई उनकी मुखालिफत करना चाहेगा, फिलहाल उसकी हिम्मत नहीं होगी, मुझे लगता है। तो मैं एक पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक आउटलाइन आउटलुक आपके सामने पेश कर रहा हूं कि मुझे लगता है कि दोनों तरफ से पूरी कोशिश होगी कि हम एक फाइनल डील कर दें और उसके बाद आगे बढ़। वेदर उसमें क्या है, एक क्लॉज है कि हम लड़ाई झगड़ा कभी नहीं करेंगे, परमानेंट एंड टू हॉस्टिलिटीज। परमानेंट एंड तो बहुत दूर की बात है, अगर फिलहाल सैंक्शंस ही हट गए और कुछ एसेट्स वापस मिल गए, मुझे नहीं लगता कि न्यूक्लियर इशू पे इतना प्रॉब्लम होगा, क्योंकि वो अग्रीमेंट हो चुका है, कोई नई बात नहीं है। ईरान ने अभी तक कभी, ये सिर्फ इजराइल की तरफ से आता है कि वो वेपन कर रहे हैं, वेपन, और वो बहुत ही मिस्चिवस है, वो बहुत मिस्चिवस है और मिसलीडिंग है। और ये अमेरिका के वो डायरेक्टली प्रेसिडेंट से कहते हैं, क्योंकि उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज कहती है कि हमने तो कोई एविडेंस देखा नहीं। तो देखते हैं, मुझे लगता है कि चलिए 60 दिन की बात है, मुझे लगता है कि पॉजिटिव डायरेक्शन हो सकता है। जी, वैसे अहमद, मेरा आखिरी सवाल, और सवाल ये है कि इस जंग के बाद अब जो समझौता हो रहा है, इस जंग के दौरान हमने देखा कि ईरान ने बहुत स्ट्रेटेजिकली, जैसे आपने भी बोला, हमला इस्लामी देशों पर भी किया। वहां पर जो अमेरिकन एसेट्स थे उन पर ही सही, लेकिन वो टेरिटरी, वो जमीन, वो अरब मुल्क की थी, वो मुस्लिम कंट्रीज की थी अपने नेबरहुड में। यानी कि ये एक तरीके का एस्केलेशन था। इस इलाके में इस जंग के बाद आप ईरान का वर्चस्व किस तरीके से देखते हैं विज़-विज़ द मुस्लिम वर्ल्ड? देखिए, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा शुरू में ही, मुस्लिम वर्ल्ड ऐसी कोई चीज नहीं है, क्योंकि जब हम ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं उससे ये लगता है कि कोई कोहिजन है, कोई यूनिटी है। एकदम सही कह रहे हैं। पिछले 1000 साल में कोई मुस्लिम वर्ल्ड नहीं है और आगे भी कभी नहीं होगी। मुस्लिम कंट्रीज हैं जिसमें मुस्लिम मेजॉरिटी है, लेकिन 90% ऑफ दीज कंट्रीज हैव नथिंग टू डू विद इस्लाम। इस्लाम इज अ पर्सनल फेथ।
कोई अपनी सियासत इस्लाम के बेसिस पे नहीं चलाता। इवन ईरान इस्लाम का इस्तेमाल करते हैं, कभी कभार उसका रेफरेंस करते हैं, लेकिन जो भी मैं देश देखा, जो भी मैंने देश देखे, जैसे अब आप मैं सऊदी अरब की बात करूं, वहां नेशनलिज्म इज द बेसिस फॉर आइडेंटिटी। यूएई, कतर, कुवैत, अब वहां वो जिक्र ही नहीं है इस्लाम का, और पहले भी नहीं था। इस्तेमाल करना और उसको सचमुच क्या हो रहा है वो अलग बात है। ईरान ने जो हमला किया वो इनको अरब देश या मुसलमान देश के नहीं किया, उनका ये कहा कि आपके पास अमेरिकी ट्रूप्स हैं। 70,000 अमेरिकी ट्रूप्स थे वहां हैं, अभी भी उनके बेस है, नेवल बेस है बहरीन में, एयरफोर्स बेस है कतर में, हर एक जीसीसी कंट्री में कोई है। तो उन्होंने टारगेटेड अटैक्स किए, टारगेटेड अटैक, बहुत ही सोच समझ के और बहुत ही केयरफुल। आपका सवाल है अब आगे क्या होगा, मेरा इसमें बिल्कुल ही सिंपल जवाब है, वो ये है ईरान और ये गल्फ कंट्रीज को एक साथ दोस्ती के साथ रहना पड़ेगा, एक चॉइस नहीं है। यू हैव टू लिव विद ईच अदर। जो गल्फ कंट्रीज हैं वो 6 हैं, बहुत छोटी साइज की हैं। जब उनको बनाया गया अंग्रेजों ने, अंग्रेज जा रहे थे तो उन्होंने 6 गल्फ शेखडम्स बनाए और 2 और देश बनाए, पाकिस्तान और इजराइल, और ये 6 देश। उसका जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि ये कभी अपने आप सिक्योर नहीं होंगे, उनको दूसरे विदेशी देश, पश्चिमी देश की उनको जरूरत होगी, अपने आप वो कभी नहीं, दे आर नॉट सिक्योर इन देमसेल्व्स। तो इसका मतलब ये परमानेंटली एलाई होंगे। पाकिस्तान एलाई है, इजराइल एलाई है, और ये अब तक खलीज के जो देश हैं वो भी अमेरिका के एलाई थे, राइट। इजराइल और पाकिस्तान अभी भी हैं। पाकिस्तान जरा डामाडोल मामला रहता है उनके साथ, क्योंकि उनके जो डोमेस्टिक सिनारियो है उसमें कुछ ना कुछ कंफ्यूजन रहता है। इजराइल में ऐसा कुछ नहीं है, इजराइल बिल्कुल वेडेड है अमेरिका के साथ। ये जो गल्फ कंट्रीज हैं उनको अब ये लग रहा है कि अमेरिका हमारा गार्डियन नहीं है। जो जिस तरह से अमेरिका को हमारी हिफाजत करनी चाहिए, हम उनके हथियार खरीदते हैं, हमको उन हथियारों की जरूरत नहीं है, लेकिन हम उनके हथियार खरीदते हैं बिलियंस ऑफ डॉलर्स के, हम उनको बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, हम उनको एक टेक्नोलॉजी की अपॉर्चुनिटीज देते हैं, हम उनकी बड़ी बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये एक बार्गेन है कि हमारे जो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट और सपोर्ट आपके लिए है, उसके बदले में आपको हमें सिक्योरिटी देनी चाहिए। अब ये लग रहा है पिछले 15-20 साल से कि ये अमेरिका अपनी तरफ का जो बार्गेन है, अपनी तरफ जो बार्गेन का उनका तरफ का, वो नहीं उसको पूरी तरह पालन कर रहे हैं। तो अब ये आगे ये होगा, मुझे लगता है कि जो गल्फ के देश हैं ये ईरान के साथ रिश्ता बढ़ाने की कोशिश करेंगे, जिस तरह जंग के पहले कर रहे थे। कुछ देश जरा आगे होंगे, जाहिर है ओमान आगे होगा, कतर होगा, सऊदी अरब होगा, शायद यूएई को जरा और टाइम लगेगा, लेकिन उसमें कोई चॉइस नहीं है। नंबर 2, कोई नया देश, अरब देश इजराइल से नॉर्मलाइज नहीं करने वाला है। नंबर 3, मुझे लगता है कि चीन का एक बहुत अहम रोल अब हमारे सामने आएगा, इकोनॉमिक एरिया में भी और पॉलिटिकल एरिया में भी। चीन एक ऐसा देश है जिसमें सारे देशों का भरोसा है। वो एक रिलायबल देश है, ऊट पटांग बातें नहीं करते, ऊट पटांग हरकतें नहीं करते, जो वो कहते हैं वो पूरी तरह से अपना पालन करते हैं। किसी देश से वो ये नहीं कहते कि आपको इस तरह करना चाहिए, आपकी डोमेस्टिक सियासत इस तरह होनी चाहिए, इंटरफियर नहीं करते। तो वो
और वो चाहते हैं कि ये पूरा एरिया स्टेबल रहे। जिस तरह हम यहां से ऑयल और गैस खरीदेंगे अगले 50 साल और उसके भी आगे, चीन भी वही करेगा। जो नेट जीरो हमने कहा है 2070 और चाइना ने कहा है 2060, ये पूरा कन्वेंशनल इंपोर्ट्स के बेसिस पे हमारी इकोनॉमी चलेगी। तो मुझे लगता है चीन का कुछ इसमें ज्यादा रोल होगा, स्टेबलाइजेशन का वो प्रमोट करेंगे। रशिया तो वहां है ही, ओपेक का मेंबर है वो, और वो उसका रोल है ऑयल डिप्लोमेसी में। तो रशिया और चाइना अलग अलग रोल अदा करेंगे इस इलाके में। आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका का सिक्योरिटी रोल कम होता जाएगा, घटता जाएगा। और जो क्योंकि उनको इंटरेस्ट नहीं है वो जो पुरानी जिम्मेदारी थी कि हम आपको सिक्योरिटी देंगे और आप हमारे कॉन्ट्रैक्ट, हमको आप कॉन्ट्रैक्ट देते रहिए, वो अब लगता है मुझे कि वो अब पुरानी बात हो चुकी है। वो अमेरिका के बस का नहीं है और उनकी जो प्रायोरिटीज हैं वो हट चुकी हैं। वो अब ताइवान, चीन के बारे में सोचते हैं, रशिया के बारे में सोचते हैं। जो उनके कॉम्प्रिहेंसिव चैलेंजेस आ रहे हैं चीन की तरफ से, में वो वहां फोकस करना चाहते हैं। यहाँ ये छोटे छोटे देशों के हर वक्त जो लड़ाई झगड़े हैं वो उससे जरा दूर जाना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरह से अगर गाड़ी ठीक तरह चले, स्पॉइलर यहां है इजराइल, लेकिन अगर अमेरिका की ये हिम्मत हो कि वो नेतन्याहू से, या इजराइल के अवाम भी नेतन्याहू को चलता कर सकती है। अब मालूम नहीं, उनकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और ये मालूम नहीं कि कोई उनकी जगह में आएगा वो शायद और भी रेडिकल होगा, ये पूरी तरह से नहीं मालूम। लेकिन मुझे लगता है कि किसी देश का फायदा नहीं हुआ। अब देखिए 40-50 साल से आपने जंग देखी, जब से आपने सोच विचार करना शुरू किया, अपने मिडिल ईस्ट के बारे में जंग हो रही है ये आपने सोचा होगा। कभी ऐसा मौका नहीं हुआ कि जब आपने देखा कि भाई वहां 1 साल तक कोई जंग नहीं हुई, क्योंकि बाहर के लोग उसमें बहुत शामिल रहे तेल की वजह से, तेल और गैस की वजह से। तो एक्सटर्नल इंटरवेंशंस अमेरिका के, ज्यादातर अमेरिका के, अगर अमेरिका अपने इंटरनल जो इंटरवेंशंस हैं और इजराइल को वो कंट्रोल करने लगे, मुझे नहीं लगता कि मिडिल ईस्ट में पूरी तरह से अमन क्यों ना हो, पूरी तरह से हो सकता है। ये मेरा एक पॉजिटिव असेसमेंट है। बहुत बहुत रोचक चर्चा अम्बेसडर अहमद, इतने डिटेल में और इतने विस्तार में आपने समझाया। ये अपने आप में एक बहुत ही यूनिक पर्सपेक्टिव रहेगा हमारे लिए, हमारे दर्शकों के लिए और सब लोगों के लिए जो आपको सुन रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वक्त देने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार, थैंक यू।